जनरली इंडिया में जब हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? अगर आपको छोटी मोटी बीमारी जैसे कि कॉमन कोल्ड, फ्लू, फीवर होगा तो आपका आंसर होगा हमारे फैमिली फिजिशियन के पास। आपने अक्सर ऐसा नोटिस किया होगा कि ये फैमिली फिजिशियन की डिग्री BAMS, BHMS, BUMS जैसी कुछ होती है, पर ये डॉक्टर जो ट्रीटमेंट देते हैं वो तो एलोपैथिक होती है। ऐसा सिस्टम हमारे इंडिया में काफ़ी कॉमन है। इंडिया के कई स्टेट्स में तो ये डिग्री लेने के बाद एक ब्रिज कोर्स होता है जिनसे ये डॉक्टर्स के द्वारा एलोपैथिक दवा देना भी लीगल हो जाता है, जिससे गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य है कि रूरल एरियाज में हो रही डॉक्टर्स की कमी की पूर्ति करना। तो आज के इस वीडियो में हम इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम की इसी प्रकार की व्यवस्था की बात करेंगे और इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम की डार्क रियलिटी के बारे में भी जानेंगे। इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को समझने के लिए इस वीडियो को हमने 5 चैप्टर में डिवाइड किया है। चैप्टर नंबर 1, स्ट्रक्चर। इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के स्ट्रक्चर को हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसमें सिविल हॉस्पिटल, CHC, PHC एटसेट्रा आते हैं। इसके अलावा ऑटोनोमस गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे कि एम्स भी पब्लिक सेक्टर में ही इंक्लूड होती है। इसके अलावा NGOs के द्वारा चलाई जाने वाली हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के सपोर्ट से भी चलती है, जैसे कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को भी पब्लिक सेक्टर में ही इंक्लूड किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर्स में प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो 1, 2 या मल्टीपल डॉक्टर्स ने मिलकर बनाई होती है वो प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट क्लिनिक्स भी आ जाते हैं। इसमें NGOs के द्वारा चलाई जाने वाली हॉस्पिटल जो कम्प्लीटली प्राइवेट ओनरशिप रखती है वो भी इंक्लूड होती है। इसके अलावा प्राइवेट आयुष क्लिनिक्स को भी इसमें शामिल किया जाता है। चैप्टर नंबर 2, फंडिंग। इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में फंडिंग दोनों साइड से आती है, पब्लिक और प्राइवेट। गवर्नमेंट के बजट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर करीबन 91 करोड़ थाउजेंड रुपीज है, जिसमें से आयुष मिनिस्ट्री के लिए 3700 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। ये सब मिला के गवर्नमेंट का हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर GDP का 2.1% है, जो डेवलप कंट्रीज से काफ़ी कम है। आप कौन से कंट्री में GDP का कितना परसेंटेज फंड हेल्थ केयर पे एलोकेट होता है वो यहाँ चार्ट पे देख सकते हैं। इंडिया में इसी वजह से लोगों को ज़्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस उठाने पड़ते हैं, जिससे हेल्थ केयर एफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी फंडिंग की कमी रहती है। चैप्टर नंबर 3, एक्सेसिबिलिटी। इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटी का एक्सेस भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो। अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको कौन सी हॉस्पिटल में जाना है उसके लिए भी मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, जबकि अगर आप रूरल एरियाज में बिलोंग करते हो तो आपके नज़दीकी एरिया में हॉस्पिटल मिलेगी भी, वो भी एक सवाल है। 2024 तक इंडिया में टोटल 13,86,136 MBBS और 5.65 लाख आयुष रजिस्टर्ड डॉक्टर्स है। WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से 1000 पेशेंट पे एक डॉक्टर होना जरूरी है, जिसका रेशियो इंडिया में 836 पेशेंट पे एक डॉक्टर का है। देखने में तो ये नंबर अच्छा लगता है, पर ये रेशियो काफ़ी अनइवन है। इंडिया में जहाँ 2/3 पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है वहाँ ये रेशियो 1:2000 और सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन जो अर्बन एरियाज में रहती है वहाँ ये रेशियो 1:500 का है। इसी वजह से रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की सख्त कमी देखी जा रही है। जनरली रूरल एरियाज में पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में अवेलेबल PHC, CHC में MBBS डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कम होती है और बहुत सारे एरियाज में अगर होती भी है तो सिर्फ ऑन पेपर। यहाँ पे जनरली आयुष डॉक्टर्स जो BHMS, BUMS या BAMS जैसी डिग्री वाले डॉक्टर्स होते हैं वही ज़्यादातर ट्रीटमेंट कर देते हैं। और जैसे कि हमने देखा फंडिंग वाले चैप्टर में, आयुष मिनिस्ट्री के लिए दिया जाने वाला फंड इतना कम होता है कि यहाँ PHC, CHC में किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक जैसी दवा अवेलेबल होती ही नहीं है। ये आयुष डॉक्टर्स एलोपैथिक दवा ही प्रिस्क्राइब कर देते हैं। गवर्नमेंट की ऐसी सिस्टम पे आपका क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कई सारे रूरल एरियाज में तो ये देखा जाता है कि कोई 10 या 12 पास इंसान जिसको थोड़ा बहुत मेडिकल फील्ड का एक्सपीरियंस होता है या किसी बड़ी हॉस्पिटल में वर्क किया है वो भी आके क्लिनिक स्टार्ट कर देता है, जिसको पकड़ने के लिए अक्सर गवर्नमेंट बॉडी एक्शन मोड में आती है, जो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ दूसरे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो आयुष डॉक्टर्स हैं और रूरल एरियाज में MBBS डॉक्टर्स की कमी होने की वजह से एलोपैथिक दवा प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जो हेल्थ केयर को लोअर और मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल और इजीली एक्सेसिबल भी बनाते हैं। कुछ स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, पंजाब में ये आयुष डॉक्टर्स के लिए एलोपैथी को जोड़ने के लिए एक ब्रिज कोर्स भी बनाया गया है,
जिसकी ट्रेनिंग के बाद ये डॉक्टर्स को लीगली एलोपैथिक दवा प्रिस्क्राइब करने की परमिशन मिलती है, जो रूरल एरियाज में हेल्थ केयर को इजीली एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाता है। चैप्टर नंबर 4, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। इंडिया में हेल्थ केयर की क्वालिटी पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी अलग मिलती है। पब्लिक हॉस्पिटल में कुछ इस प्रकार के दृश्य काफ़ी कॉमन है, जहाँ पे क्वालिटी केयर की बात तो साइड में रह जाती है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्वालिटी केयर तो अच्छी मिलती है लेकिन एट हायर कॉस्ट। चैप्टर नंबर 5, डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन हेल्थ केयर। डॉक्टर BM हेगड़े, जिसको खुद पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला हुआ है, उसकी एक आर्टिकल सिक मेडिकल प्रैक्टिसेस इंडिया में होने वाले सारे मेडिकल स्कैम को एक्सपोज करता है। यहाँ हम कुछ की स्कैम्स को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे कॉमन और कई सालों से चला आ रहा स्कैम, बहुत सारे डॉक्टर्स पैथोलॉजी लेबोरेटरी, एक्सरे या MRI के डायग्नोस्टिक सेंटर या बड़ी हॉस्पिटल में पेशेंट को रिफर करते हैं, उसमें से 40 to 60% का कमीशन लेते हैं। ये एक ओपन सीक्रेट स्कैम है। सिंक टेस्ट नाम का दूसरा स्कैम, जहां हॉस्पिटल में एडमिट होने पे डॉक्टर आपको भर भर के लेबोरेटरी टेस्ट लिख देंगे। कई बार तो इतने सारे टेस्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। लैब वाले कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट करके एक प्री डिटरमाइंड रिपोर्ट दे देते हैं और बाकी का सैंपल सिंक में डाल देते हैं। इससे लैब का मार्जिन बढ़ जाता है, जिसमें से लैब वाले प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर को 40 to 60% कमीशन के रूप में दे देते हैं। कई बार अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है तो डॉक्टर ऐसे भर भर के सिंक टेस्ट लिख देंगे और अगर रिपोर्ट नॉर्मल आता है तो उसे चेंज करके भी एडमिट कर देते हैं। इसमें कई बार तो पेशेंट भी खुद डिमांड करते हैं कि हमें अपना मेडिक्लेम पकाना है, जहां डॉक्टर के ना चाहते हुए भी उसे चेंज करना पड़ता है और एडमिट करना पड़ता है। बहुत सारे डॉक्टर पेशेंट को सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए अपने हॉस्पिटल में सेफ पेशेंट को एडमिट कर देते हैं, जहां 3-4 दिन तक एडमिट करके थोड़ा बहुत सलाइन, ड्रिप वगैरह लगा देते हैं और उसके बाद डिस्चार्ज करने पे डॉक्टर का विजिटिंग चार्ज, रूम चार्ज, लैब चार्ज एक्सेट्रा का एक बड़ा बिल हाथ में थमा देते हैं। कई सारे केसेस में थोड़े बहुत सीरियस पेशेंट को ICU में रखते हैं, जहाँ पे प्रॉपर ICU का सेटअप ही नहीं होता है। अगर पेशेंट क्रिटिकल होता है तो दूसरी हॉस्पिटल जहाँ प्रॉपर ICU सेटअप होता है वहाँ रिफर कर देते हैं और उसमें से भी कमीशन चार्ज करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स तो सिर्फ अननेसेसरी सिजेरियन सेक्शन और हिस्टेरेक्टोमी के लिए भी फेमस है। कॉस्मेटिक सर्जरीज को तो फेशियल और वैक्सिंग की तरह इजीली न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किया जाता है। इंडियन मेडिकल काउंसिल में इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन उस पर एक्शन लेने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आयुष्मान भारत जैसी कई सारी गवर्नमेंट योजनाएं इंडिया में अवेलेबल है, जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल को कॉन्ट्रैक्ट देती है और उसमें इंक्लूडेड डिसीजेस का ट्रीटमेंट का पैसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डायरेक्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन ऐसी योजनाओं का गलत फायदा उठा के कई सारी हॉस्पिटल्स अननेसेसरी सर्जरीज परफॉर्म कर देते हैं, जो बिल्कुल अनएथिकल है। कई सारी फार्मा कंपनीज भी डॉक्टर को उनकी ब्रांड्स की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए कमीशन के अलावा फॉरेन टूर्स और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देती है। इसके अलावा ऑर्गन ट्रैफिकिंग, अननेसेसरी हार्ट सर्जरीज, अननेसेसरी इमरजेंसी सर्जरीज एटसेट्रा, लिस्ट काफ़ी बड़ी है इन सारे स्कैम्स की। इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो बढ़ती हुई कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, लैक ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स में लोअर सैलरी स्केल और लैक ऑफ प्रॉपर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर्स गलत काम करते हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स की वजह से बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स भी कई बार बदनाम हो जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो रियली में सोशल वर्क करते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट या बिल्कुल ही रिजनेबल कॉस्ट पे ट्रीटमेंट की जाती है और यहाँ अननेसेसरी सर्जरीज या रिपोर्ट्स का स्कैम भी नहीं होता। सॉल्यूशन की बात करें ये सारे स्कैम से बचने के लिए, वैसे तो हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़े बहुत प्रिकॉशन हम जरूर ले सकते हैं। जैसे कि छोटी मोटी बीमारी में डायरेक्ट बड़ी हॉस्पिटल में जाने से पहले अपने फैमिली फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स को ही कंसल्ट करें। ऐसा करने से वो पहले मेडिसिन दे के ठीक करने की कोशिश करेगा और बिल भी कम होगा। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव लाइक ब्रिज कोर्स से रूरल एरियाज में आयुष डॉक्टर्स को एलोपैथिक की प्रॉपर ट्रेनिंग से प्राइमरी ट्रीटमेंट दे देगा और ज़रूरत होने पर ही आपको हॉस्पिटल में रिफ़र करेगा, जिससे अननेसेसरी टाइम और मनी दोनों बचेंगे, जो लोअर और मिडिल क्लास के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अपने मेडिक्लेम या कैशलेस पकाने की लालच ना रखें। अगर डॉक्टर्स बताते हैं कि रियली में ज़रूरत है एडमिट होने की तो ही एडमिट होए, वरना मेडिक्लेम के चक्कर में अपना खुद का नुकसान ना करें।
इन सब के अलावा अगर आपके खुद के कोई सजेशन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें।